हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, कल क्या पढ़ाए थे मैंने नेक्स्ट वाली क्लास में? इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ाया था हमने? कंबोडिया पढ़ाया था, लाओस हो गया था और आपका थाईलैंड हो गया था। ये तीन देश पढ़ाए थे। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। क्या है थाईलैंड की राजधानी? बैंकॉक। लाओस की राजधानी क्या है? वियंगचान, लाओस की। अच्छा, म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीता है। क्या है? नेपीदो है, नेपीता है, जो भी आप बोलना चाहो। मुद्रा वहां पे क्या चलती है? क्या मुद्रा चलती है म्यांमार में, ठीक है। और थाईलैंड में मुद्रा, थाईलैंड की मुद्रा थाई बात, थाई बात है, ठीक है। इस तरीके से आपको ठीक ठाक रिवीजन करा दिया। आज बात करते हैं हम लोग वियतनाम की। हमारा नेक्स्ट आसियान का देश कौन सा है? वियतनाम। अच्छा, इससे पहले जस्ट एक रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? तो हमने पहले सार्क पढ़ा था। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। कितने सदस्यों का ये समूह है? तो 8 सदस्यों का समूह है। कौन कौन से? तो मोस्टली अखंड भारत में आने वाले सभी देशों का ये समूह है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, अब फिर आपका मालदीव आता है, श्रीलंका आता है, श्रीलंका के बाद नेपाल आता है, भूटान आता है और बांग्लादेश आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके आसियान के बारे में, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1967 में की गई थी। आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो 1967 में की गई थी। 8 अगस्त 1967 ईस्वी को आसियान की स्थापना की गई थी, जिसमें कितने सदस्य प्रेजेंट टाइम में है? तो प्रेजेंट टाइम में 11 सदस्य हैं। अभी तक कितने थे? तो अभी तक केवल 10 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, फिलीपींस और 11वां तिमोर लेस्टे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर इसमें कितने 11 देश हैं, ठीक है। जिसमें से आज हम पढ़ रहे हैं वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई है, हनोई, ठीक है। अच्छा, वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है डोग मुद्रा। क्या है? डोग मुद्रा है, ठीक है। राजधानी क्या हो गई हमारी? हनोई हो गई। मुद्रा यहाँ पे डोग मुद्रा हो गई, ठीक है। अगर हम भाषा की बात करें तो वियतनाम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वियतनामी कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपका वियतनाम में भाषा जो बोली जाती है वो आपकी बोली जाती है वियतनामी भाषा बोली जाती है। खुद एक वियतनामी ही करके वहां की अपनी लोकल लैंग्वेज है, जिसको हम लोग कहते हैं वियतनामी, उसी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वियतनामी भाषा बोली जाती है, ठीक है। वियतनामी भाषा बोली जाती है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? अब जो हमें इसमें वियतनाम में पढ़ना, देखो ये 3 तो कॉमन क्वेश्चन है। हर कंपटीशन में किसी ना किसी एक कंपटीशन, मतलब किसी ना किसी सवाल में आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वर्ड मैप से कंफर्म है, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, बस क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आप अगर रेलवे एनटीपीसी कर देंगे तो इसमें थोड़ी सी कठिन आपकी राजधानी या मुद्रा पूछ लेगा, भाषा बहुत कम पूछता है। लेकिन 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, एक राजधानी का, एक मुद्रा का। तो हमें राजधानी और मुद्रा विशेष तौर पे पढ़ेंगे कंपटीशन के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। इतना हम लोगों का इसीलिए मैं हर देश की राजधानी, मुद्रा और भाषा जरूर बताता हूँ। भाषा आपके मतलब नॉलेज के लिए है, आप नॉलेज अच्छा हो जाएगा, भाषा जानते हैं कि किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, लेकिन आपको राजधानी और वहां की मुद्रा जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है और मुद्रा डोग मुद्रा यहाँ पे है, ठीक है। भाषा कौन सी बोली जाती है? तो लोकल लैंग्वेज है वियतनामी, ठीक है, वियतनामी भाषा। अब हमें जो बात करनी है वियतनाम में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वियतनाम वार। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो वियतनाम वार है। ये कब हुआ, क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? मैंने आपको अच्छी एक चीज बताई थी 1971 का, जब मैं युद्ध पढ़ा रहा था, या फिर मैं जब श्रीलंका पढ़ा रहा था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपना बेस बनाने के लिए श्रीलंका को चुना था, जिसमें भारत ने किस प्रकार से लिट्टे को खड़ा किया, उसके मतलब एवज में फिर कैसे लिट्टे को भारत ने खत्म किया, जिसमें से हमारे राजीव गांधी की भी मृत्यु हुई थी। किया धारा इंदिरा गांधी का था और दिक्कत किसको हुई थी? राजीव गांधी को हुई थी, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। इसमें मेन देशों में किसकी लड़ाई थी, मतलब मुख्य देश कौन से थे इसमें? यूएसए और अमेरिका। मतलब कहने का कि आप इस दुनिया में कहीं पर भी कोई भी वार आप अगर देखते हैं तो एक चीज आप जरूर मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों देशों का कहीं ना कहीं हाथ होगा। आप अफगानिस्तान में अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए, वहां पर भी तालिबान का जब शासन नहीं आया था तो उससे पहले अमेरिका था, उससे पहले रूस था। तो ये दोनों
पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या करते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और दिक्कत किसको होती है, हानि किसकी होती है, तो लोकल लोगों की होती है, जहां पे वो युद्ध लड़ रहे होते हैं। आपको सोचने वाली बात है, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और यूएसए तीसरे नंबर में आता है, चौथे नंबर में आपका आता है, पहले रूस, फिर आपका कनाडा, चाइना और रूस, अमेरिका। मतलब वर्ल्ड में सबसे, अगर विश्व क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, रसिया का। इसके बाद सेकंड नंबर में कौन आता है, तो कनाडा आता है, फिर चाइना आता है, फिर इसके बाद यूएसए। मतलब आपको टॉप 5 कंट्री में क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 5 कंट्री में 2 बड़े देश आते हैं। लेकिन अचंभा की बात है कि ये दोनों आपस में कभी नहीं लड़े, सीधा वार कभी नहीं किया कि यूएसए ने अमेरिका के ऊपर बम दागे हो या अमेरिका ने रसिया पर दागे। ये लोग हमेशा करते क्या है पता है, ये जो छोटे मोटे अफ्रीका हैं, एशिया के हैं, इधर लड़ते हैं। यूरोप में भी अपना वर्चस्व नहीं दिखाते हैं। यूरोप वाले देखो, यूरोप और यूएसए वालों की सोच लगभग लगभग एक ही तरह की है, लोग भी वहां एक ही तरह रहते हैं। आप बता नहीं पाओगे कि अमेरिका से कौन आया है और यूरोप से कौन आया है। तो ये लोग, ये दोनों देश यहाँ पे और अफ्रीका वाले को लड़ते झगड़ते रहते। मिडिल ईस्ट में भी इतना ज्यादा छीछा लेदर मचा रखा है कि पूछो ना। अब वहीं पर बात करते हैं वियतनाम की। 1950 का दशक चल रहा था। 1950 के दशक में मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी ना किसी एक देश का वर्चस्व होना तय है। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं कि इस पूरे एरिया में किसका वर्चस्व है, किसका प्रभाव देखा जाता है, तो चाइना का प्रेजेंट टाइम में अभी प्रभाव देखा गया। लेकिन 1950 के दशक में चाइना उतना पावरफुल नहीं था जितना आज है, इतना ज्यादा वो पावरफुल नहीं था। तो यहां पर 2 ही शक्तियां उभर के आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक खुद हमारा यूएसएसआर आया था और एक यूएसए आया था, मतलब एक अमेरिका और एक रसिया आया था। तो अब इन्हीं दोनों की होड़ लगी। पहले तो इन्होंने यहाँ पे छीछा लेदर खूब किया, लिट्टे इट्टे को मारा, इसमें श्रीलंका की काफी हानि हुई, हालांकि हम लोगों को भी काफी ठीक ठाक झेलना पड़ा था। राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री की डेथ भी हुई थी, ठीक है। अब वहीं पे बात हो रही थी कि भाई इस जगह पे किसका वर्चस्व रहे, तो उसकी लड़ाई के लिए इन्होंने कहा कि अगर हम वियतनाम में कहीं ना कहीं कब्जा करे पा गए तो यहाँ पर मलक्का की संधि से जो आने वाले, हम यहाँ पे अच्छे से नजर रख सकते हैं। क्योंकि जो भी रसिया, भाई यूएसए सोचता है कि अगर मैं वियतनाम में कोई अड्डा ले लूंगा तो मैं इधर से तो इसको काउंटर कर ही लूंगा, क्योंकि इधर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी वगैरह बैठे हैं जो किसकी तूती गाते हैं, जो अमेरिका की तूती गाते हैं। तो इधर से रसिया का आना तो नामुमकिन है, वो आ किधर से सकता है, बैक साइड से, यहां से आएगा। तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए, मतलब रसिया को काउंटर करने के लिए उसने अमेरिका ने ये सोचा कि मैं वियतनाम में क्या करूं, एक अपना नेवल बेस अड्डा बना लूं जिससे मुझे हर एक चीज की खबर लगती रहे। बात समझते जाना। रसिया को ये चीज ना गंवा रहा थी, वो भी ये जानता था कि ठंडियों के दिनों में ऊपर वाला इलाका बर्फ से ढक जाता है। तो अगर ठंडियों के दिनों में यूएसए ने अगर हमारे ऊपर हमला किया तो हम अपनी पनडुब्बी या फिर कह दो लड़ाकू विमान या फिर कह दो युद्धपोत, जो भी पानी में चलने वाली जो भी नेवी के उपकरण है जो समुद्र में वार करते हैं, वो हम मेन फ्रंट पेज पे नहीं लेके आ पाएंगे। भाई युद्ध का मेन क्या है कि अगर देखो यूएसए यहां पहुंच सकता है लेकिन रूस यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर बर्फ जम जाती है। बात समझना, उसके पास एक ही रास्ता है बैक से आने का। अगर वो वियतनाम में कोई सैन्य अड्डा ले ले तो कितने जहाज यहां से निकले हैं रूस के, वो यहाँ पे उससे ज्यादा लगा देगा। तो अमेरिका के पास इनडायरेक्टली रसिया नहीं पहुंच पाएगा। अमेरिका हमेशा इसी चीज के पीछे मरा है, कहीं ना कहीं रूस को घेरने की कोशिश किया है, और रूस भी कम नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उकसाता रहता है किसको, रसिया को, अमेरिका को। तो अब यही लड़ाई हुई। अब रूस को भी ये लग रहा था कि अगर अमेरिका ने यहाँ पे क्या ले लिया, सैन्य अड्डा ले लिया, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा है। तो 1950 के दशक में यूएसए की नजर पड़ी वियतनाम पे, बहुत अच्छी लोकेशन थी, सब कुछ बढ़िया था। अगर वहां पे सैन्य अड्डा मिल जाता तो बात बन जाती है। अब यहीं पे बात समझिएगा, यहीं पर रसिया को भी यहीं पे नजर पड़ी कि अगर कहीं ना कहीं यूएसए ने यहाँ पे सैन्य अड्डा ले लिया तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो ये दोनों देश 1952-53 के दशक में दोनों देश आमने सामने खड़े हो गए। दक्षिण वाला एरिया रूस का समर्थन कर रहा था और उत्तर वाला एरिया रूस का समर्थन कर रहा था, दक्षिण वाला एरिया यूएसए का समर्थन कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, दोनों की जबरदस्त 20 साल की वार चली और इसमें लड़ा कोई नहीं। ये अपने सैनिक भेज के मरवाता था, कहां पे, उत्तर की ओर जाके, जो रसिया के अपोज में। भाई वियतनाम आपका कुछ इस प्रकार से है, ऐसे करके है वियतनाम, है ना। मेरे हिसाब से आप ऐसे ही वियतनाम का
चित्र देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा आकार का बना हुआ है। तो यहाँ पर वियतनाम दो भागों में बटा, एक उत्तर की ओर गया, एक दक्षिण की ओर गया। वहीं के लोगों की मानसिकता, वहां के लोगों की सोच भी, उत्तर वाले लोग कह रहे थे हम रसिया का समर्थन कर रहे हैं, दक्षिण वाले लोग कह रहे थे कि हम यूएसएसआर का मतलब यूएसए का समर्थन कर रहे हैं, अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। अब लोकल लोगों में मारपीट चालू हो गई, लोकल लोग आपस में लड़े झगड़ने लगे कि हम यूएसए का फेयर कर रहे हैं, हम अमेरिका का फेवर कर रहे हैं। तो इसी में क्या होती रही, लड़ाई झगड़ा होता रहा। अब इसमें रूस और अमेरिका कैसे एंट्री लेते थे, रूस क्या करता था, अपने सैनिकों को दक्षिण में उतारता था और मारपीट करके भग जाता था। भाई इनके पास हथियार थे, हेलीकॉप्टर था, सारी चीजें थी, तो ये लोग मारते थे और इनके पास बंदूकें अच्छी थी। अब लोकल लोगों के पास क्या होगा, ज्यादा ज्यादा डंडा होगा या फिर छुरी चाकू, बस यही होगा। और क्या, उनके पास थोड़ी ना AK-47 रखी है। लोकल लोग क्या करते हैं, खेती किसानी करने वाले आदमी के पास ज्यादा ज्यादा फावड़ा होगा या कुल्हाड़ी होगी बस। और अगर आपको दूर से निशाना लगाना है तो गोली होनी चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ आके मार के चले जाते थे। अमेरिका जब देखा कि रसिया ने ऐसा किया तो अमेरिका ने अपने सैनिकों को ऊपर उतारा, वहां पर उत्तर के लोगों को मार के चला गया। और ये सब बैठे हुए देख रहे थे हमारे हो चिन मिन्ह, ये वहां के मुख्य नायक थे। जैसे अपने यहाँ के मुख्य नायक गांधी जी थे, उसी प्रकार से वियतनाम के मुख्य नायक, नायक का मतलब समझते हैं ना, जो पूरे देश को एकजुट करने का काम करते हैं, जिनकी सोच पूरे देश को समझ में आती है। जैसे गांधी जी की सोच थी, तो गांधी जी की सोच पूरे देश को समझ में आती थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनकी सोच केवल नवयुवक या उत्साह वाले लोगों को समझ में आती थी, जो गर्म दल के नेता थे, कि हमें आजादी भीख में नहीं चाहिए, हमें आजादी छीननी है। ठीक है, तो ये मार धार करने वाले आदमी थे। गांधी जी क्या थे, सौम्यवादी थे, उन्होंने मार धार करना नहीं सीखा। भैया अपनी मांगे प्यार से बताओ और उसके लिए अनशन करो और उसके लिए क्या करो, आंदोलन करो। गांधी जी तो ये पूरे देश को समझ में आता था और समझ में भी आना चाहिए। रीजन ये था कि भाई ऐसी चीजों में बुजुर्ग भी शामिल हो सकता है, बच्चे भी शामिल हो सकता है, लेकिन मारपीट में तो यंग लोग ही शामिल होंगे। भाई बूढ़े बुजुर्ग तो मारपीट करने नहीं आएंगे कि इसका खजाना लूट लिया, संसद में असेंबली में बम फेंक दिया। ये सारी काम कौन करता है, जो नवयुवक होते हैं। अब गांधी जी का सिस्टम क्या था, गांधी जी मतलब आपका एक तरीके से कह दो कि अहिंसावादी थे। वो क्या करते थे, सौम्यवादी थे, प्यार से अपनी बात को मांग को रखते थे और उसके लिए वो अनशन करते थे प्यार से बैठ के। आज भी हमारे देश में ये प्रावधान है कि भाई आपको अगर आपको कोई चीज सरकार को मनानी है तो आप प्यार से बैठ के सरकार के सामने आप अपनी मांगे रख सकते हो। जैसे किसान आंदोलन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिन से चल रहा, ठीक है। तो उसी प्रकार से गांधी जी की सोच सब पे मिलती थी। रीजन यह था कि वो सबकी सोच के ऊपर डिपेंडेंट करते थे, वो सब चीज हर एक तरीके से आदमी जैसा सोचता था वो वैसी ही बातें करते थे। तो मोस्टली आदमी गांधी जी के साथ थे। उसी प्रकार से वियतनाम में जो होन चिन मिन्ह थे, इनके फेवर में सारे लोग सुनते थे इनकी बात को। तो ये लोग आपस में बैठ के ये देख रहे थे कि हम लड़ाई अमेरिका और यूएसए इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्ट ये नहीं लड़ रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है, हमारी आम जनता का हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, दक्षिण को और उत्तर वियतनाम को, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को एक करने का कोशिश किया और इसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी रहे। लेकिन सफल रहने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका की भी सैनिक थे और कहीं ना कहीं यूएसए के सैनिक थे। इन्होंने दोनों देश को मार के भगाया अपने देश से। किया क्या, देखो आप जब कहीं पे रहते हो ना तो उसके बारे में जानकारी आपको ज्यादा होती है कंपेयर टू बाहर से आए हुए लोगों को। आप ये चीज तो मानते हो। अब वियतनाम में क्या है कि इतने लंबे लंबे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इतने घने होते हैं कि पूछो नहीं। अब वहां के जो लोकल लोग थे वो तो अपना रहने की व्यवस्था कर ही लेते हैं क्योंकि उनको बचपन ही उनका उसी में पला बड़ा है। लेकिन जो यूएसए या फिर रसिया के लोग थे, वो लोग क्या करते थे भाई, वो लोग मैदानी क्षेत्र से आते थे, ज्यादा जंगलों से उनका कोई वास्ता रहता नहीं था, मैदानी क्षेत्र रहता था, खेती किसानी करने वाले थे। तो उनके सैनिकों को जंगल में किस प्रकार से सरवाइव करना होता है ये चीज नहीं पता थी। और वियतनाम के लोगों को ये चीज पता थी कि इसका एडवांटेज हमें कैसे उठाना है। तो जब बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं तो नीचे जो आदमी चल रहे होते हैं वो दिखते नहीं, हेलीकॉप्टर से तो नहीं देख सकते आप क्योंकि जंगल घना होता है, पेड़ घने होते हैं। तो उनको सैनिकों को मजबूरी नीचे उतरना पड़ता था, किनको मारने के लिए, वियतनाम वासियों को मारने के लिए। अब ये लोग उतरते थे तो वियतनाम वालों ने क्या किया था, अपने ही जंगल में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए थे, गड्ढे खोद देते थे और उनके ऊपर पेड़ों की जो टहनियां होती है उनको ऊपर से छील के नुकीला बना के ऐसे से गाड़ देते थे पूरे गड्ढे में और ऊपर से पत्तियां वगैरह बिछा दिया। तो अब जिसने किया है उनको तो पूरा रास्ता पता है ना कि भाई किधर कितने गड्ढे हैं, सारी चीजें वो मैप में दर्शाते हुए चले जाते थे। अब चाहे अमेरिका के सैनिक है चाहे रसिया के सैनिक है, उनको तो नहीं पता है कि गड्ढा खुदा हुआ है।
तो वो क्या करते थे, चलते चले जाते थे और इकट्ठा घुसते थे सब लोग, तो जो नुकीले वो लगाए जाते थे, मतलब बचने का कोई चांस नहीं था, घुस जाते थे पेट एट में। तो अमेरिका और रसिया दोनों को मार के भगाने का काम किसने किया था, वियतनाम के लोगों। एक वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका और वियतनाम दोनों ने भगाया था, और अब बन गया है अफगानिस्तान, जहां के तालिबानियों ने अमेरिका को मार के भगाया है। और 1965-55 के दशक में यही काम वियतनाम वासियों ने किया था। उन्होंने ऐसे ही सैनिक, रूस के सैनिकों को और अमेरिका के सैनिकों को, दोनों देशों के सैनिकों को इसी प्रकार कहीं ना कहीं क्या किया था, मार के भगाया था। सोचो कितनी बड़ी बात है। हम लोग तो अपनी सोच से आगे नहीं निकल पाते, बीजेपी कांग्रेस यही करते रहते। उन्होंने दो दो देश और दोनों महाशक्तियां थी, उनको मार के भगाया था, समझ लो। फिर उन्होंने क्या किया कि जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम था, इनके बीच जो 17 डिग्री, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे कभी भी पूछे कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सी रेखा खींची गई थी जब इसका बंटवारा हुआ था, भाई जब आपस में मार धाड़ होगी तो जाहिर सी बात है देश का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे आप भारत और पाकिस्तान का देखो, आपस में मारपीट हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, तो मजबूरन हम लोगों को क्या करना पड़ा, बंटवारा करना पड़ा, साझा करना पड़ा। ठीक यही काम वियतनाम में भी हुआ था, लेकिन वहां के लोग समझदार थे, ये समझदार थे ना, उन्होंने क्या किया, सबको समझाया और एकजुट करने का काम किया। हमारे देश में ऐसा जो नेता थे वो गांधी जी थे, गांधी जी की हत्या कर दी, तो उतना कोई बड़ा नेता बचा नहीं जो उसको क्या कर सके, विभाजन को रोक सके। हालांकि गांधी जी ने भी समर्थन किया था कि अब मुझे विभाजन कर ही देना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन था कि दंगे बहुत हो रहे थे। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, पूरे देश को यूनाइट किया, और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की जो 17 डिग्री समांतर रेखा खींची गई थी, उसको क्या किया, खत्म किया, और पूरे देश को यूनाइट करके आज आप जो वियतनाम देख रहे हो, उस वियतनाम को इन्होंने क्या किया, रचना किया, या फिर उनको गढ़ा। ठीक है, बात समझ में। तो हो ची मिन्ह ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक किया। अच्छा, अमेरिका ने यहाँ पे वियतनाम कर लेना, ये गलत लिख गया है, यहाँ पे क्या है, हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम नाम को किसने किया था, तो आपका किया था हो ची मिन्ह ने। ठीक है, बात समझ में आई इतना। तो यही सारी चीजें आपको वियतनाम से क्वेश्चन बनेंगे। और जीएस में अगर वियतनाम वार से क्वेश्चन बनेगा तो ये कब चालू हुआ था, 1955 से लेकर 1965 तक का 20 साल चलने वाला एक काफी बड़ा युद्ध था। ठीक है, बात समझ में आई, जिसमें वियतनाम प्लस यूएसए के बीच में युद्ध हुआ था। मुख्य नायक किसके कौन थे, हो ची मिन्ह थे। इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा थी, मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17 डिग्री समांतर रेखा थी, और इनको खत्म करने का काम किसने किया था, 17 डिग्री समांतर रेखा जो विभाजन कर रही थी, इसको खत्म करने का काम भी हो ची मिन्ह ने ही किया था। ठीक है, तो यहां तक आपके क्या बन रहे थे, जीएस के क्वेश्चन वियतनाम से बन रहे थे। अब बात समझिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे अपने यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जिसको हम लोग अंग्रेज कहते थे, ब्रिटेन कहते थे, तो ब्रिटेन का वर्चस्व कहां पर था, ब्रिटेन का वर्चस्व यहाँ पे इस इलाके में था, ये इलाके में था। ये इलाके में वो ज्यादा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। यहाँ पे प्रभाव किसका था, तो यहाँ पर प्रभाव फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का था, मतलब फ्रांसीसियों का था। ऐसा नहीं है, अपने यहाँ भी भारत में भी ये फ्रांसीसी आए थे, लेकिन ब्रिटेन वालों ने क्या किया था, मार के भगा दिया था इनको। यहाँ पे ब्रिटेन वालों की सहन शक्ति ज्यादा थी भारत में, लेकिन जब देखा कि ये एरिया, देखो ब्रिटेन वालों ने जो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यहाँ, उसने दिमाग सबसे पहले भारत में लगाया। भारत में क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कच्चे मसाले बहुत मिलते थे, और ये बिल्कुल दलिद्दर किस्म के होते, गोरे तो खूब होते हैं लेकिन बहुत ही महादलिद्दर टाइप के होते हैं। ये भी मतलब मांस वगैरह काफी खाते हैं यहाँ यूरोप के लोग। तो इनको क्या था ना कि मांस जचता नहीं था ऐसे, अगर मसाला वगैरह डाल देते थे ना तो मांस का स्वाद कई गुना बढ़ जाता था। तो उस मसाले की ललक में इन्होंने यहाँ की खोज की और भारत में इन्होंने अपना सैन्य अड्डा बनाया, और इतना ज्यादा मसाला यहाँ हमारे यहाँ होता था। अभी भी आप केरल वगैरह में चले जाओ तो मसाला वहाँ ठीक ठाक होता है। मसाला मतलब समझते ना, सुपारी वगैरह नहीं, मसाला मतलब ये होता है आपका काली मिर्च, धनिया, ये सारी चीजें यही सब मसाले में आती हैं। तो ये सारा काम क्या अभी भी केरल में ठीक ठाक होता है। तो इन्होंने मसाले के चक्कर में भारत को इतना बड़ा गढ़ बना लिया, इतनी सैन्य शक्ति इनकी मजबूत हो गई कि अन्य देश की कंपनियां यहाँ पे नहीं रुक सकी। जैसे फ्रांसीसी नहीं रुक सके, पुर्तगाली नहीं रुक सके, ये कोई यहाँ पे नहीं रुक पाया। तो यहीं पे जो ये फ्रेंच थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि इस एरिया में कोई भी देश का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है आसियान वाले देशों में, तो इन्होंने अपना यहाँ पे सैन्य अड्डा बनाना चालू किया, और ये यहाँ पे काफी अच्छी मजबूत स्थिति में रहे। कहाँ पे, आसियान वाले इलाके में। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन से देश आते हैं, तो 3 देशों में फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी मतलब समझते हो ना, आज का फ्रांस,
आज का फ्रांस, यूरोप का एक देश है फ्रांस, वहां के लोगों ने जहां राज किया उसको कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग, कितने देश का शासन किया इन्होंने, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन 3 देशों में किसका वर्चस्व था, फ्रांस का था। ठीक है, बाकी सब जगह ब्रिटेन का था। ठीक है, तो नोट कर लो, मेरे हिसाब से वियतनाम आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम कौन सा देश पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे आपका मलेशिया। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मलेशिया के बारे में। हमने वियतनाम पढ़ लिया, अब मलेशिया। वियतनाम के जस्ट नीचे कौन सा देश बसा हुआ है, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी की बात करें तो कुआलालंपुर है। देखो इसकी 2 राजधानियां हैं, ये तो इसकी नॉर्मल राजधानी है। प्रशासनिक, अच्छा प्रशासनिक राजधानी क्या होती है, पहले ये बताओ मुझे, प्रशासनिक राजधानी क्या होती है, जहां से उस पूरे देश का प्रशासन कंट्रोल किया जाता है, जहां से शासन व्यवस्था कंट्रोल की जाती है। अपने यहाँ से दिल्ली में ही सारा काम हो जाता है, प्रशासनिक भी है, राजनीतिक भी है, और हर तरीके की है पूरी, मतलब प्रशासन भी वहीं पे बैठता है। राजनीतिक का मतलब होता है जहाँ पे नेता वगैरह बैठते हैं। तो अपने यहाँ दिल्ली एक है जिसमें सारी काम हो, संसद भी वहीं पे है, और बड़ी बड़े मुख्यालय भी वहीं पर है, जहाँ पे पूरा देश का कंट्रोल स्थापित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो मलेशिया है, यहाँ पे इसकी 2 राजधानियां हैं। पहली राजधानी की बात करें तो कुआलालंपुर है, जो इसकी राजनैतिक राजधानी आप कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे नेता वगैरह बैठते हैं। प्रशासनिक राजधानी, जहाँ पे यहाँ पे प्रशासनिक, देखो राजधानियां 3 प्रकार की होती है, राजनैतिक राजधानी होती है आपकी, प्रशासनिक राजधानी होती है, और एक न्यायिक राजधानी होती है। न्यायिक राजधानी का मतलब होता है जहां से न्याय का काम चलता है। न्याय का मतलब समझते हो, जैसे अपने यहाँ दिल्ली में ही सर्वोच्च न्यायालय है, अपने यहाँ दिल्ली में ही सारा काम है, राजनैतिक भी है और आपका न्यायिक भी है और आपका प्रशासनिक राजधानी भी है, तीनों अपनी दिल्ली में ही है। लेकिन मलेशिया में ऐसा नहीं है, मलेशिया में आपका न्यायिक राजधानी और न्यायिक राजधानी और राजनैतिक राजधानी तो कुआलालंपुर है। लेकिन अगर मैं प्रशासन की बात करूं कि यहाँ पे प्रशासन कैसे काम करता है, प्रशासन कैसे बनता है, कौन से डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं, कैसे अप्लाई करना है, तो सारी चीज जहाँ प्रशासन बैठता है वो कहाँ पे बैठता है, तो पुटरा जया में, पुटरा जया में बैठता है। ठीक है, तो प्रशासनिक राजधानी इसकी क्या हो गई, पुटरा जया हो गई। भाषा यहाँ पे कौन सी बोली जाती है, तो मलय भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, मलय भाषा बोली जाती है। मुद्रा की बात करो तो रिंगिट मुद्रा, ये इंपॉर्टेंट है, मलेशिया की मुद्रा अधिकतर पूछता है, इसलिए आप इसको नोट करेंगे। वनडे एग्जाम में किसी ना किसी एक शिफ्ट में आपको मलेशिया की मुद्रा जरूर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मलेशिया की मुद्रा क्या होती है, तो रिंगिट होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। प्रशासनिक राजधानी पुटरा जया होती है। ठीक है, मुद्रा रिंगिट होती है, भाषा यहाँ पे मलय भाषा बोली जाती है। वैसे राजधानी इसका कुआलालंपुर है, यही मोस्ट राजधानी कौन सी है आपकी, कुआलालंपुर है। ठीक है, चले आगे। अब हम बात करते हैं इस मलेशिया 1957 में इंग्लैंड से आजाद हुआ था, मतलब अपने देश से 10 साल बाद आजाद कौन हुआ था, मलेशिया आजाद हुआ था। भाई हम लोग कब आजाद हुए थे, 1947 में। ये कब आजाद हुआ था, 1957 में। ठीक है, किससे आजाद हुआ था, दोनों लोग इंग्लैंड से ही आजाद हुए थे। हम भी इंग्लैंड से आजाद हुए थे और मलेशिया भी हमारा किससे आजाद हुआ था, इंग्लैंड से ही आजाद हुआ था। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब बात करते हैं, मलेशिया 2 प्रायद्वीप में बसा हुआ है। देखो जो आपका बोनिया प्रायद्वीप है ना, बोनियो प्रायद्वीप है ना, ये इसमें 3 देश बसे हुए हैं। खुद आपका मलेशिया है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया है। ये है आपका मलेशिया प्रायद्वीप। देखो जरा सा, बोनिया प्रायद्वीप, बोनियो प्रायद्वीप ये है जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर 3 देश बसे हुए एक प्रायद्वीप में। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो मलेशिया कितने प्रायद्वीप में बसा हुआ है, तो 2 प्रायद्वीप में बसा हुआ है। पहला पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। मलेशिया का जो पश्चिमी भाग है वो मलाया प्रायद्वीप में है। कहां पे है, मलाया प्रायद्वीप। और ये मलाया प्रायद्वीप रबड़ उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, रबड़ उत्पादन के लिए कोई देश भी तो अग्रणी था, मैंने बताया था, जरा मुझे कोई बता सकता है कौन सा देश था जो रबड़ उत्पादन के लिए ठीक ठाक, और सही से बताओ ध्यान देके ना। थाईलैंड है। कौन है, थाईलैंड है। रबड़ का सबसे उत्पादक बड़ा देश कौन सा है, थाईलैंड है। अगर मैं प्रायद्वीप की बात करूं कि रबड़ उत्पादन में कौन सा देश प्रायद्वीप, मतलब कौन सा प्रायद्वीप आगे है, तो आपका मलाया प्रायद्वीप। यहाँ पे रबड़ ठीक ठाक उत्पादित होता है। ठीक है, जैसे मैंने नीचे लिखा भी होगा, हाँ ये देखो, मलाया प्रायद्वीप रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे रबड़ ठीक ठाक मात्रा में हो जाती है। तो मलेशिया हमारे कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी और पूर्वी।
पूर्वी भाग बोर्नियो प्रायद्वीप में है और पश्चिमी भाग मलाया प्रायद्वीप में है। ठीक है, बात समझ में आई? मलाया प्रायद्वीप रबड़ उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक इसी प्रकार से मलेशिया, पाकिस्तान, देखो ये करंट का एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है नीचे। जो अभी प्रेजेंट टाइम में मलेशिया की जो सरकार है वो पाकिस्तान का बहुमूल्य से समर्थन करती है, खुल के समर्थन करती है। ठीक है, भारत के वो निगेटिव पॉइंट में रहती है, भारत का समर्थन नहीं करती है। जैसे जम्मू कश्मीर के मैटर में हो गया, सिंधु जल विवाद के मैटर में हो गया, तो यहाँ पर जो है किसका समर्थन करता है, मलेशिया, तो यहाँ पे पाकिस्तान का समर्थन करता है। ठीक है, तो मलेशिया से बनने वाले एजीएस के क्वेश्चन है, इनको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिंगापुर पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। ये हमारे आज की क्लास का लास्ट स्टडी पॉइंट रहेगा, फिर इसके बाद बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बात करते हैं सिंगापुर के, इसकी राजधानी, मुद्रा, भाषा, इससे बनने वाले वनडे एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन बस। तो पहले बात करते हैं सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो खुद सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी खुद सिंगापुर ही है। ठीक है, सिंगापुर ही इसकी राजधानी है। ठीक है, यहां तक समझ। अच्छा, मुद्रा कौन चलती है यहाँ पे, डॉलर चलता है, यूएसए वाला डॉलर नहीं, सिंगापुरी डॉलर चलता है। कौन सा डॉलर चलता है, सिंगापुरी डॉलर। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब चीज छोड़ो, यहाँ पे आओ, कहाँ पे यहाँ पे 1965 समझना। हम कब आजाद हुए थे, 47। ये कब आजाद हुआ, 1965। कितने साल का अंतर है, तो तकरीबन 18 साल का अंतर है। किससे आजाद हुआ है, ये आपका मलेशिया से आजाद हुआ है। किससे आजाद हुआ है, मलेशिया से आजाद हुआ। और मलेशिया खुद किससे आजाद हुआ था, तो मलेशिया खुद 1957 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था। आजाद होने का मतलब है टूट के अलग देश बना। अब समझना, सिंगापुर 18 साल पहले आजाद हुआ एक छोटा सा देश, जिसकी आप मैप में लोकेशन ढूंढने को कहा जाए तो आप महीनों लगा दोगे इसकी लोकेशन ढूंढने के लिए, क्योंकि इसकी लोकेशन इसमें जताई नहीं, बस नाम लिखा है, बस वहीं से ढूंढ पाओगे। एरिया इसका बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन आज अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो ये इतना डेवलपमेंट है कि जो हमारे देश के, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, उसको डेवलपमेंट करने का काम कौन कर रहा है, खुद सिंगापुर कर रहा है। हम लोग समझ लो कितनी डेवलपमेंट होगा हमारे देश से। भारत क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे आता है, जीडीपी ठीक ठाक है इसकी, $5 ट्रिलियन की जीडीपी रखता है, क्षेत्रफल है, हमारे पास संसाधन है, सब कुछ है, लोग है, दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सिंगापुर जैसा छोटा देश आज भारत जैसे बड़े देश का शहर का डेवलपमेंट कर रहा है। सोचो कितने, हम लोग अपने घर की इमारतें तो बना लेते हैं, लेकिन हम अपनी संसद नहीं बना सकते। समझ लो, संसद वगैरह जो विधान मंडल होता है, ये सब बनाने का कौन का, भाई राजधानी में क्या होगा, विधान मंडल होगा, तरह तरह के कार्यालय होंगे, ये सब भारत नहीं बना पा रहा है, ये भी सिंगापुर से बनवा रहा है। सोचो जरा सा, कंपेयर करो कितना ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, वहां पर सर्वाधिक कंटेनर क्षमता वाला देश है। कंटेनर क्षमता का मतलब समझते हो, जो भी सामान एक देश से दूसरे देश आता जाता है, यहाँ पर ये कहां से आता है, तो कंटेनरों में भर के भेजा जाता है, चाहे फोन हो चाहे गाड़ियां हो, सारी चीजें कंटेनर पे भर के आती हैं। अब यही कंटेनर की सबसे ज्यादा धारण क्षमता, जो कंटेनर जो धारण कर सकता है, वो सिंगापुर का बंदरगाह है। तो सिंगापुर का बंदरगाह विश्व का सर्वाधिक कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंटेनर पाए जाते हैं और उनको व्यवस्थित करने के लिए अरेंज भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में है। विश्व में इतना यूएसए, अमेरिका जैसे बड़े देश में भी नहीं है जितना सिंगापुर इस तरीके को मैनेज कर पा रहा है। सोचो वहां के कितने लोग इंटेलिजेंट होंगे, कितना काम करने के लिए उत्सुक रहते होंगे। हमारे यहाँ रात के काम करना एक अभिशाप माना जाता है भारत में। सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, जो अत्यधिक लोग कहाँ के कामों वो लोग होते, कामों मतलब समझते हो काम करने वाले लोग, वहां पर रात में ही अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं कंपेयर टू दिन के। ठीक है, चले जाएंगे। तो सिंगापुर में सबसे ज्यादा कंटेनर धारण क्षमता वाला बंदरगाह है। कौन, किसका बंदरगाह, सिंगापुर का। सिंगापुर कब अलग हुआ था, आजाद नहीं कहेंगे, यहाँ पे मैंने आजाद लिखा हुआ है, अलग कहेंगे। मलेशिया से टूट के अलग हुआ था। जैसे ही 1947 में ही भारत से कौन अलग हुआ था, तो पाकिस्तान अलग हुआ था। ठीक उसी प्रकार से मलेशिया से 1965 ईस्वी को कौन अलग हुआ था, तो सिंगापुर अलग हुआ था। ठीक है, अमरावती को बनाने का काम कौन से देश कर रहा है, तो सिंगापुर के
कंपनियां कर रही हैं अमरावती को डेवलप करने का, ठीक है। वहां की रोड, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी वहां पे सारी चीजें, इनका अरेंजमेंट कौन कर रहा है? तो सिंगापुर कर रहा है। सिंगापुर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो सिंगापुर बंदरगाह है, देखो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे, मलक्का के बीच जस्ट मुहाने पे बैठा हुआ है। तो जो भी देश मलक्का से अपना जहाज को इधर से उधर लेके जाते हैं, वो फ्यूल भराने का काम, खाना पीना भरने का काम, सारा काम कहां से किया जाता है? सिंगापुर से। तो यहाँ पे इसकी बड़ी आमदनी हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का चौराहा कहा जाता है। किसको? सिंगापुर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का चौराहा। चौराहा मतलब समझते हो? अंतरराष्ट्रीय जो भी, यहाँ चौराहे का मतलब ये होता है जहां लोग आते जाते हैं, हर दिशा में जाने वाले लोग चौराहे से जरूर गुजरेंगे, चाहे आप उत्तर की ओर जाए चाहे दक्षिण। बेनकी में आप किधर भी जाएंगे, गांधी चौराहे से ही आपको होके जाना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना जिस दिशा में। तो चौराहे का मतलब वो है कि किसी भी देश का व्यापार अगर होगा तो सिंगापुर से लगभग सिंगापुर से ही होके जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। अगर आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए फीडबैक जरूर देना, कैसा आपको वीडियो लगा। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।